हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये है हमारा लेक्चर 3 चैप्टर फर्स्ट और इसका टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट का मतलब ये नहीं है कंक्रीट बनाना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट का मतलब है कंक्रीट का कोई भी मेंबर का स्तर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट मेंबर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट मेंबर, जैसे कोई बीम बनाना है आपको, जैसे कोई भी बीम बनाना है या फिर कॉलम बनाना है या फिर स्लैब बनाना है, इस तरह से जो भी कंक्रीट का मेंबर होगा उस मेंबर की मैन्युफैक्चरिंग है ये, कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि सबसे पहले इसकी स्टेप्स पता होना चाहिए। एक बार एसएससी ने पूछ लिया था कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसमें 7 स्टेप है टोटल मैन्युफैक्चरिंग में। पहले स्टेप का नाम है बैचिंग। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रोसेस से, काफी सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट से। दूसरा है मिक्सिंग। मिक्सिंग। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ वन इज प्लेसिंग। फिफ्थ कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन एंड सिक्स्थ क्यूरिंग। क्यूरिंग एंड द सेवेंथ वन इज फिनिशिंग। ये 7 स्टेप है। एसएससी ने शायद 2016 में पूछा था कि ट्रांसपोर्टेशन के बाद कौन सा स्टेप आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट में। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद आता है प्लेसिंग। ये इसी ऑर्डर में आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बैचिंग करते हैं, फिर मिक्सिंग करते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर प्लेसिंग होता है, फिर कॉम्पैक्शन होता है, क्यूरिंग होता है और फिनिशिंग होता है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक हम ऐसा कर लेते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग ये 2 पार्ट में लगभग कवर करेंगे। ठीक है, एक पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, बैचिंग में करते क्या है, बैचिंग का मतलब क्या होता है। बैचिंग से क्वेश्चन पूछा गया था ईएससी 2013 में प्रीलिम्स में। ईएससी 2013 में प्रीलिम्स से पूछा था कि बैचिंग का मतलब क्या होता है। ये यूपीएससी ने पूछा था। बैचिंग का सीधा सा मतलब है सिर्फ मेजरमेंट। बैचिंग का सीधा सा मतलब है सिर्फ मेजरमेंट करना। मेजरमेंट किसका? जिन चीजों से आप कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उनका। किन किन चीजों से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप? आपके पास सीमेंट है, अगर मैं सीमेंट कंक्रीट की बात करूं तो तुम्हारे पास एग्रीगेट है और वाटर है। सीमेंट है, एग्रीगेट है और वाटर है, 3 इंग्रेडिएंट्स है तुम्हारे पास या 3 कंस्टिट्यूएंट्स है कंक्रीट के। तो सिर्फ इनका मेजरमेंट करना। बैचिंग का मतलब होता है सिर्फ मेजरमेंट। अब देखिए, और मेजरमेंट को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इन मटेरियल की क्वांटिटी डिसाइड करना। मेजरमेंट को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जो इंग्रेडिएंट काम में लिए आपने उन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डिसाइड करना, कि कितना आपको सीमेंट लेना है, कितना आपको एग्रीगेट लेना है, कितना आपको वाटर लेना है। अब देखिए, ये जो तीनों चीजें हैं इनकी क्वांटिटी 2 तरह से मेजर करी जा सकती है। किस किस तरह से मेजर की जा सकती है? एक इनको बाय वॉल्यूम भी मेजर किया जा सकता है और एक इनको बाय वेट भी मेजर किया जा सकता है। बाय वॉल्यूम और बाय वेट, दोनों तरह से मेजर किया जा सकता है। ठीक है, अब हम कौन से प्रीफर करेंगे वो देखेंगे अभी। तो अभी के लिए क्या कि बैचिंग का मतलब होता है सिर्फ मेजरमेंट। अगर इसकी डेफिनेशन में लिखूं तो बिल्कुल ये की ये लाइन पूछी थी ईएससी 2013 में। बैचिंग रेफर्स टू कंट्रोल द क्वांटिटीज to control the quantities of ingredients. Control the quantities of ingredients into each batch. Into each batch. Clear? बैचिंग का मतलब क्या है?
क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स को कंट्रोल करना हर एक बैच में। तो यहां तक की स्टोरी तो समझ में आ रही होगी कि इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को कंट्रोल करना, कंट्रोल करने से मतलब क्या है, मेजरमेंट करना। ये तुमको नई चीज लग रही होगी ईच बैच, कि एक बैच क्या होता है, ये आपको कुछ नया लग रहा होगा। ईच बैच का मतलब क्या है, देखिए ईच बैच का मतलब होता है वो क्वांटिटी इंग्रेडिएंट्स की जो एक बार में मिक्स की जाए। जैसे अगर कोई आदमी मिस्त्री है मान लीजिए, और वो इसके लिए मोर्टार तैयार कर रहा है या फिर कंक्रीट को मिक्स करने का काम कर रहा है, ये मैनुअली भी हो सकता है और ग्राइंडिंग में या मिक्सर मशीन में भी हो सकता है। तो अगर हम मिक्सर मशीन का एग्जांपल लें, तो उस मिक्सर मशीन में जितना क्वांटिटी एक बार मिक्स होता है उस क्वांटिटी को बोलते हैं एक बैच। और उस बैच में कितना सीमेंट होगा, कितना एग्रीगेट होगा, कितना वाटर होगा, इन सब की क्वांटिटी को सिर्फ डिसाइड करना कि इतना सीमेंट लेना है, इतना वाटर लेना है, इतना एग्रीगेट लेना है, दैट्स इट। मिक्सिंग नहीं करनी है बैचिंग में। बैचिंग में आपको सिर्फ इसकी क्वांटिटी पता लगानी है, किसमें, हर एक बैच में। उसमें दो ऑप्शन थे, एक था बैचिंग रेफर्स टू कंट्रोल क्वांटिटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ इतना, और एक ये जो पूरी लाइन लिखा हुआ है इतना था। तो ये भी याद रखना कि हर एक बैच में कितना क्वांटिटी मटेरियल का डिसाइड करना है आपको, दैट रेफर्स टू बैचिंग। क्लियर। तो बैचिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। अब वापस ऊपर चलते हैं कि जो बैचिंग है वो बैचिंग बाय वॉल्यूम भी किया जाता है और बाय वेट भी किया जाता है। बाय वॉल्यूम बाय वेट का मतलब आप मेजरमेंट इंग्रेडिएंट्स का वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और मेजरमेंट वेट के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है, राइट। हम क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, उन इंपॉर्टेंट वर्क्स के लिए हमेशा वेट बैचिंग प्रीफर करते हैं। ये याद रखना। इसका रीजन मैं बताता हूं क्या है। वेट बैचिंग प्रीफर करते हैं हमेशा इंपॉर्टेंट वर्क के लिए, लेकिन जो छोटे माइनर प्रोजेक्ट हैं उन छोटे काम के लिए वॉल्यूम बैचिंग भी प्रीफर की जा सकती है। जब भी हम पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे हमेशा हम बाय वेट ही पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम बाय वेट ही पढ़ेंगे, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट वर्क के लिए हमेशा वेट बैचिंग प्रीफर किया जाता है, वॉल्यूम बैचिंग प्रीफर नहीं किया जाता। इसका रीज़न क्या है, वॉल्यूम बैचिंग प्रीफर नहीं करने का रीज़न क्या है। तुमने सॉइल मैकेनिक्स में कभी पढ़ा होगा, सैंड जो होती है उस सैंड में एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। सैंड में एक प्रॉब्लम होती है बल्किंग ऑफ सैंड। इस बल्किंग ऑफ सैंड में क्या होता है, अगर सैंड में 4-5% के आसपास अगर मॉइस्चर कंटेंट है, अगर 4-5% के आसपास मॉइस्चर कंटेंट है, तो सरफेस टेंशन के कारण ये पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेते हैं सैंड के पार्टिकल्स। ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेते हैं सैंड के पार्टिकल्स। तो इनके बीच का जो वॉइड है वो वॉइड बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस वॉइड के बहुत ज़्यादा होने से इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। इस फिनोमिना को बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। इस फिनोमिना को बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। तो सैंड में लगभग 4 से 5% मॉइस्चर कंटेंट पे बल्किंग ऑफ सैंड होता है और इस बल्किंग ऑफ सैंड में सैंड का वॉल्यूम लगभग 30% से 45% तक इंक्रीज कर जाता है। वेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, सैंड जितना है उतना ही है, लेकिन सिर्फ इतने मॉइस्चर कंटेंट की वजह से 30 से 45% तक इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो अगर आप बाय वॉल्यूम लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सीमेंट की बात करूं, तो सीमेंट के एक बैग का जो वॉल्यूम है, बैग के अंदर सीमेंट है तब, तो इनसाइड द बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है लगभग 35 लीटर। इनसाइड द बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है लगभग 35 लीटर। लेकिन इस सीमेंट को जब बैग से बाहर निकाला जाता है, आउटसाइड बैग, अगर आप सीमेंट के को बैग से बाहर निकाल के रख दो तो इस सीमेंट का वॉल्यूम हो जाता है लगभग 50 लीटर, लगभग 50 लीटर, ठीक है। और अगर इसको मीटर क्यूब में देखें तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होता है, 1/1000। तो एक सीमेंट का बैग का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.035 मीटर क्यूब। ये तो सीमेंट जब बैग में रहता है तब है, जब सीमेंट को पूरा बैग से बाहर निकाल दोगे तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 50 लीटर। इसका वेट चेंज हुआ क्या, चाहे सीमेंट को बैग के अंदर वेट करो उसका या बैग के बाहर वेट करो, तो वेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अगर बाय वॉल्यूम मेजर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा इंपॉर्टेंट काम के लिए, ठीक है।
तो अब वाटर में फर्क नहीं पड़ता, वाटर को चाहे बाय वेट लो चाहे बाय वॉल्यूम लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। ठीक है, तो इसलिए हम वेट बैचिंग प्रीफर करते हैं, वॉल्यूम बैचिंग जनरली प्रीफर नहीं करते। दूसरी चीज यहां पे ये याद रखना कि भले ही किसी भी तरीके की बैचिंग लो, भले ही आप वेट बैचिंग ले रहे हो, भले ही आप वॉल्यूम बैचिंग ले रहे हो, सीमेंट हमेशा बाय वेट ही मेजर होता है, हमेशा सीमेंट हमेशा बाय वेट ही मेजर होता है। भले ही वॉल्यूम बैच ले रहे हो आप, भले ही वेट बैचिंग ले रहे हो, सीमेंट आपको हमेशा बाय वेट ही मेजर करना है। ठीक है, तो बैचिंग किस तरीके की प्रीफर करेंगे? बैचिंग हम प्रीफर करेंगे बाय वेट। बाय वॉल्यूम बैचिंग प्रीफर क्यों नहीं करते, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आई होप बैचिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरी प्रोसेस के ऊपर, अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस के ऊपर। दूसरा प्रोसेस है मिक्सिंग का, दूसरा प्रोसेस है मिक्सिंग। मिक्सिंग क्यों करते हैं? दूसरा प्रोसेस है मिक्सिंग का। मिक्सिंग क्यों करते हैं? हमने क्या किया, बैचिंग में क्या कर लिया आपने, बैचिंग में ये पता लगा लिया कि इतना सीमेंट लिया है, इतने छोटे बड़े एग्रीगेट लिए हैं, ये एग्रीगेट है और ये वाटर है, सीमेंट है एग्रीगेट वाटर, इनकी क्वांटिटी तो आपने डिसाइड कर ली। हमको ये चीज़ पता है, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जब कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी कब होगी, जब ये वाटर इस सीमेंट के साथ मिलेगा तो एक पेस्ट बनेगा, तो एक पेस्ट बनेगा। और वो पेस्ट जब तक इन एग्रीगेट के चारों तरफ बहुत अच्छे से स्प्रेड आउट नहीं होगा, तब तक इनको आपस में बाइंड अप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, जब हम इनको मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने पे हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि सभी जगह पे इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर हो जाए, इन तीनों चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर हो जाए। मतलब जैसे मान लीजिए मैं रेशो ले रहा हूँ 1:4 का, 1:4 का रेशो लिया। अब 1:4 के रेशो में वाटर नहीं आता है। 1:4 का रेशो का मतलब होता है 1 का मतलब सीमेंट, 2 का मतलब फाइन एग्रीगेट और 4 का मतलब कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, आपने सपोज करिए 1:4 का रेशो लिया। अब मिक्सिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है इस 1:4 में? जैसे सपोज करिए कि ये कोई भी एक वॉल्यूम है जिसमें आपको कॉन्क्रीटिंग करनी है, आपने इनको मिक्स करके और इस वॉल्यूम में डाल दिया, आपने इसको मिक्स करके इस वॉल्यूम में डाल दिया। मिक्सिंग का ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि हम जब मिक्स कर रहे थे तब तुम्हारे पास रेशो 1:4 का है, तो अगर मैं यहाँ से कोई सैंपल उठाऊँ तो उसका रेशो भी 1:4 आना चाहिए। अगर मैं कोई सैंपल यहाँ से उठाऊँ उसका रेशो भी 1:4 आना चाहिए। अगर मैं कोई सैंपल यहाँ से उठाऊँ उसका रेशो भी 1:4 आना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज करिए कि प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ, मान लेते हैं प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ होगा और इस वाले जोन में, इस वाले जोन में सीमेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रह गई, सपोज करिए कि इस वाले जोन में सीमेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रह गई, क्यों? क्योंकि प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ। लेकिन ये इस वाले जोन में सीमेंट अभी तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा है, तो क्या होगा, ये वॉल्यूम या ये ब्लॉक्स कंक्रीट का इस वाले जोन से फिल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी में सीमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने प्रॉपर मिक्सिंग नहीं की इसकी, तो यहाँ से फिल कर जाएगा। और ये पूरा ब्लॉक भले ही कहीं से भी फेल करे, ये पूरा ब्लॉक भले ही कहीं से भी फेल करे, वो मेंबर फेल ही माना जाएगा। तो अगर हम इसकी प्रॉपर मिक्सिंग करते तो यहाँ पे भी सीमेंट और ज़्यादा होता या सफिशिएंट क्वांटिटी में होता, जिससे सैंपल यहाँ से फेल नहीं करता और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती। तो मिक्सिंग जैसे जैसे अच्छी करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती, लेकिन वो एक लिमिट तक। ठीक है, वो एक लिमिट तक बढ़ती है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मिक्सिंग क्यों करते हैं। मिक्सिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स थे उन इंग्रेडिएंट्स का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, अगर हम इसको लिखें तो इसका ऑब्जेक्टिव इस तरह से लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग इज टू डिस्ट्रीब्यूट to distribute the ingredients
ऑफ कॉन्क्रीट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, अब ये जो मिक्सिंग करते हैं हम, ये मिक्सिंग दो तरह से की जा सकती है। ये मिक्सिंग आप बाय मशीन भी कर सकते हो, जिसको आप मिक्सर बोलते हो, और ये मिक्सिंग बाय हैंड भी किया जा सकता है। बाय मशीन भी कर सकते हो, बाय हैंड भी कर सकते हो। दोनों के लिए स्पेसिफिकेशन थोड़े थोड़े से अलग है, दोनों के लिए स्पेसिफिकेशन थोड़े थोड़े से अलग है। इस मिक्सिंग से दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिए क्या है। अगर मैं मान लीजिए मशीन मिक्स की बात करूं, अगर हम मशीन से मिक्स कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मशीन मिक्स में जो टाइम लगेगा वो किस किस पे डिपेंड करता है। मशीन मिक्स में जो मिक्सिंग टाइम है, मशीन मिक्स का जो मिक्सिंग टाइम है, वो मिक्सिंग टाइम किस किस पे डिपेंड करता है। तो मिक्सिंग टाइम मशीन मिक्स पे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक, किस तरीके का मिक्सर आप काम में ले रहे हो, टाइप ऑफ मिक्सर, और दूसरा कैपेसिटी ऑफ मिक्सर, दूसरा कैपेसिटी ऑफ मिक्सर। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन से मिक्सर काम में लेंगे, जब आप इक्विपमेंट्स पढ़ोगे किसी सब्जेक्ट में तब पढ़ोगे। तो मशीन मिक्स पे मशीन मतलब मिक्सिंग टाइम कितना लगा, वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू IAS 456, अकॉर्डिंग टू IAS 456 जो RCC का कोड है, इस IAS कोड के हिसाब से मैक्सिमम मिक्सिंग टाइम मशीन के लिए कितना है। तो IAS कोड मैक्सिमम मिक्सिंग टाइम देता है 2 मिनट। मैक्सिमम मिक्सिंग टाइम IAS कोड के हिसाब से 2 मिनट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मशीन मिक्स के लिए मैक्सिमम मिक्सिंग टाइम 2 मिनट है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 2 मिनट से ज्यादा, अगर 2 मिनट से ज्यादा मिक्सिंग करोगे तो क्या होगा। 2 मिनट से ज्यादा मिक्सिंग करोगे तो क्या होगा। यहां पे जो ये मिक्सिंग टाइम 2 मिनट बताया IAS कोड ने, वो ये बताया कि अगर 0 से 2 मिनट जाओगे आप, अगर मिक्सिंग टाइम को 0 से 2 मिनट तक बढ़ाओगे, जब तो प्रॉपर मिक्सिंग होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंग्रेडिएंट्स का, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। लेकिन जब 2 मिनट से ज़्यादा मिक्स करोगे, तो क्योंकि 2 मिनट पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल चुका है, तो अगर 2 मिनट से ज़्यादा मिक्स करेंगे तो एक तो हो जाएगा अनइकोनॉमिकल, एक तो हो जाएगा अनइकोनॉमिकल मिक्स, अनइकोनॉमिकल मिक्स होगा। दूसरा चीज क्या होगी, ज्यादा मिक्स करने पे सेग्रीगेशन हो सकता है, ज्यादा मिक्स करने पे सेग्रीगेशन हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि जिन इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्सिंग से एक साथ किया, वो पार्टिकल्स दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। मतलब सीमेंट एग्रीगेट से दूर होना शुरू हो जाएगा, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट से दूर होना शुरू हो जाएगा, तो पार्टिकल्स आपस में सेग्रीगेट करना शुरू कर देंगे, जिससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तीसरा जो फैक्ट हो सकता है, वो हो सकता है वाटर लॉस, वो हो सकता है वाटर लॉस या मॉइस्चर लॉस। क्योंकि जब ज़्यादा देर तक आप मिक्सिंग करोगे, तो वाटर लॉस दो रीजन से हो सकता है यहाँ पे। एक तो वाटर एब्जॉर्ब किया जा सकता है एग्रीगेट से, एब्जॉर्प्शन बाय एग्रीगेट्स, या उस वाटर का इवेपोरेशन हो सकता है, या उस वाटर का इवेपोरेशन हो सकता है। क्लियर। तो ये तीन चीजें हो सकती हैं अगर मिक्सिंग टाइम को 2 मिनट से ज्यादा किया जाए तो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट कर सकते हैं पार्टिकल्स, जिससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मिक्स अनइकोनॉमिकल हो जाएगा और मॉइस्चर लॉस होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक IAS कोड की रिकमेंडेशन है। IAS कोड ये कहता है कि अगर मिक्सर 20 टाइम्स रिवॉल्व कर 20 टाइम्स रिजोल्यूशन कर गया, तो 20 रिवॉल्यूशंस आर इनफ,
फॉर प्रॉपर मिक्सिंग, फॉर प्रॉपर मिक्सिंग। मतलब जो मिक्सर है, अगर मिक्सर वो 20 बार घूम गया तो आईएस कोड के हिसाब से प्रॉपर मिक्सिंग हो चुकी है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइम किस पे डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैक्सिमम मिक्सिंग टाइम मशीन मिक्स के लिए 2 मिनट है। ज़्यादा मिक्स करोगे 2 मिनट से तो सेग्रीगेट हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा या मिक्स अनइकोनॉमिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने रिवोल्यूशंस इनफ हैं प्रॉपर मिक्सिंग के लिए, तो 20 रिवोल्यूशंस इनफ है। ये तो बात हुई मशीन मिक्स की। इसके अलावा 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हैंड मिक्सिंग से, 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हैंड मिक्सिंग से। कौन कौन से 2 क्वेश्चन? हैंड मिक्सिंग, हैंड मिक्सिंग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिक्सिंग टाइम, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिक्सिंग टाइम। मिक्सिंग टाइम यहां पे 3 मिनट हो सकता है। अब इसमें प्रैक्टिकल पे मत जाना आप। और ये जो मिक्सिंग टाइम काउंट होता है, मिक्सिंग टाइम काउंट होता है फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ वाटर। जिस इंस्टेंट पे हम पानी मिलाते हैं, जिस इंस्टेंट पे आप पानी मिलाते हो उस इंस्टेंट से काउंट होता है ये 3 मिनट। तो इसके प्रैक्टिकल में मत जाना, ये आईएस कोड की रिकमेंडेशन है। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो जो मिस्त्री मसाला मिला रहा होता है वो मसाला में पानी डालने के बाद आराम से बीड़ी पीता है 20 मिनट तक, उसके बाद वो मिक्स करना शुरू करता है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है वो आगे बात करेंगे, लेकिन आईएस कोड की रिकमेंडेशन यही है। तो आपको 3 मिनट और मशीन मिक्स के लिए 2 मिनट ही लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से हैंड मिक्सिंग से पूछा जा सकता है कि जो सीमेंट रिक्वायर्ड होगा हैंड मिक्सिंग में, जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, सीमेंट की रिक्वायरमेंट मशीन मिक्स से 10% ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता। अगर मिक्सिंग टाइम पूछा जाएगा तो मशीन मिक्स के लिए पूछा जाएगा, और यदि सिर्फ इतना पूछा जाए कि मिक्सिंग टाइम, तो उसका मतलब भी मशीन मिक्स ही है। अगर उसको हैंड मिक्स पूछना होगा तो वो कह के देगा कि हैंड मिक्स के लिए मशीन टाइम बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अगर आप हैंड मिक्सिंग प्रीफर कर रहे हो तो सीमेंट की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा चाहिए होगी। तो लगभग 10% सीमेंट ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हैंड मिक्सिंग करते टाइम पे एडिक्वेट मिक्सिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे मिक्सिंग के बारे में। ठीक है, इसके अलावा तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट कब हो जाता है? जैसे मान लीजिए आपकी साइट तो यहाँ है, काम यहाँ पे चल रहा है और बैचिंग प्लांट कहीं दूसरी तरफ है। यहाँ पे मान लीजिए बैचिंग प्लांट है। जो बड़े काम होते हैं उनमें होता है ऐसा कि कंक्रीट बन कहीं दूसरी जगह पे रही है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके फिर साइट पे आता है। तो यहाँ से ये यहाँ आएगा ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से यहाँ आएगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखिए कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, किससे करते हैं, उसमें नहीं जाएंगे हम, वो आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ोगे तब पढ़ोगे। बैचिंग प्लांट में क्या होगा, मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग में क्या होगा, वाटर ऐड किया जाएगा, वाटर ऐड किया जाएगा। जिस इंस्टेंट पे वाटर ऐड किया जाएगा वो मान लीजिए t इज इक्वल टू 0। जिस इंस्टेंट पे पानी ऐड किया, स्टॉप वॉच ऑन कर दिया मान लो। अब पानी मिलाने से लेके जब आप इसको साइड पे लेके जाओगे, तो साइड पे जब कंक्रीट जाएगी तो साइड पे प्लेस करना पड़ेगा, साइड पे प्लेस करना पड़ेगा। प्लेस करने के बाद इस कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, इस कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। और बैचिंग प्लांट पे क्या हुआ, वाटर डालने के बाद, वाटर डालने के बाद हुआ मिक्सिंग। तो ये तीनों प्रोसेसेस ऐसी हैं, एक मिक्सिंग, एक ट्रांसपोर्टेशन, एक प्लेसिंग और एक कॉम्पैक्शन। इन चारों प्रोसेसेस में कंक्रीट डिस्टर्ब होता है, इन चारों प्रोसेसेस में कंक्रीट डिस्टर्ब होता है। तो इन चारों में जो टाइम है वो टाइम शुड नॉट बी मोर देन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। मतलब मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग और कॉम्पैक्शन, इन चारों प्रोसेसेस में लगा टाइम सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर?
इनिशियल सेटिंग टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा नेक्स्ट है प्लेसिंग। प्लेसिंग में कुछ भी नहीं करना, जिस जगह पे कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लीजिए ये बीम बनाना है तो इस जगह पे कंक्रीट को ले आउट करना है। दिस इज जस्ट लेइंग आउट ऑफ कंक्रीट, लेइंग आउट ऑफ कंक्रीट। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेसिंग से, प्लेसिंग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कंक्रीट को कितने हाइट से गिरा सकते हो, मैक्सिमम हाइट ऑफ फॉल, मैक्सिमम हाइट ऑफ फॉल। मैक्सिमम हाइट ऑफ फॉल आईएस कोड बताता है 1.5 मीटर। आईएस कोड बताता है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ फॉल कंक्रीट का हो सकता है 1.5 मीटर। अगर इस 1.5 मीटर से ज़्यादा हुआ, अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा हुआ, ये बंद हो गया सर, मैक्सिमम हाइट ऑफ फॉल 1.5 मीटर, अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा हुआ तो सेग्रीगेट हो जाएगा, तो सेग्रीगेट हो जाएगा, पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। एक तो ये पूछा जा सकता है कि कंक्रीट का मैक्सिमम हाइट ऑफ फॉल कितना है, 1.5 मीटर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो क्राइटेरिया है 1.5 मीटर का, वो किससे प्रिवेंट करता है, किससे प्रिवेंट करता है, सेग्रीगेशन से। क्योंकि अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से गिराओगे तो कंक्रीट सेग्रीगेट कर जाएगा। तो सेग्रीगेशन ना हो इसके लिए हम 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से कंक्रीट को नहीं गिराते। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हमने मैन्युफैक्चरिंग की डिस्कस की इस वाले वीडियो में। बाकी की जो बची 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैव ए गुड डे।